छात्राओं, आज 12वीं क्लास का पॉलिटिकल साइंस का पेपर था और पेपर जो हमने रात दिन आदर्श टेस्ट सीरीज और इनके द्वारा आपको प्री बोर्ड के जो पेपर एग्जाम करवाए गए थे उनमें से प्रश्न आए हैं। और रात दिन आपको पता है आदर्श है तो मुमकिन है। किसी विद्वान ने एक बात कही थी कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, जरा पत्थर फेंक कर देखो। तो इसी के साथ मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए 12वीं क्लास पॉलिटिकल साइंस का पेपर का हल करवाने जा रहा हूँ। और बहुत ही छोटे क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए थे और बड़े क्वेश्चन डिटो आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन है, देखो बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य सोवियत संघ को कब भंग कर दिया गया था। यह बात पूछना चाह रहे हैं कि सोवियत संघ, जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे येल्त्सिन, उस समय में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य थे, उनको सोवियत संघ को कब भंग कर दिया गया था। तो देखो आपके ऑप्शन में 1989 दे रखा है और दूसरा 91 दे रखा है, 93, 95। 93 तो यूरोपीय बाजार की स्थापना हुई थी, 95 में WTO की स्थापना हुई थी और 89 में आपको पता है दीवार गिराई गई थी बर्लिन की। तो इसका वह आंसर हो जाएगा 1991। बहुत शानदार लड्डू से क्वेश्चन है सारे। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं कई बार आपको टेस्ट में या किताब से पूछता था कि आप वो जो डायग्राम दिए होते हैं एनसीईआरटी बुकों के उनको पढ़ना है। बाल्टी गणराज्य पूछा है कि कौन सा समूह बाल्टी गणराज्यों का समूह है। ये कहना चाह रहे हैं कि बाल्टी गणराज्य जब 2004 में नाटो के सदस्य बने थे उनमें से कौन कौन से समूह बाल्टी गणराज्यों को प्रतिपादित कर रहे हैं। तो देखो एस्टोनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये तो है नहीं, और एस्टोनिया, लातविया, जॉर्जिया नहीं है। 3 तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इसमें से आंसर उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, अमेरिका ने, देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमाया है, बाकी इसको आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा की एक नई संरचना की स्थापना की। यह कहना चाह रहे हैं कि जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध रहा था तो उस समय में अमेरिका तो नाटो का नेतृत्व कर रहा था और सोवियत संघ वार्सा का नेतृत्व कर रहा था। तो इसमें देखो वार्सा पैक्ट तो सोवियत संघ का हो गया, ये तो होना नहीं है। अमेरिका पूछ रहा है। आसियान, ये आपको पता है 11 देशों का समूह है। यूरोपीय संघ 27 देशों का समूह है। ये अमेरिका का सामूहिक सुरक्षा पूछ रहा है, तो इसका उत्तर नाटो हो जाएगा। और आपको पता है नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। तो 3 क्वेश्चन तो हमने पढ़े। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, आपको 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो चौथे क्वेश्चन क्या आपके सामने देखिए, दक्षेस का पहला सम्मेलन। तो 3 क्वेश्चनों हमने क्लियर कर लिए, 3 एकदम आसान क्वेश्चन थे। दक्षेस का पहला सम्मेलन पूछा है, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि दक्षेस क्या था। तो दक्षेस 8 देशों के समूह को दक्षेस कहा जाता था, दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग संगठन था। तो पहला सम्मेलन पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि दक्षेस की स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी और पहला सम्मेलन की बात हो रही है। तो दक्षेस का पहला सम्मेलन दिल्ली में तो नहीं हुआ और मालदीव की राजधानी है इस्लामाबाद में नहीं हुआ। दक्षेस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, दक्षेस की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में। लेकिन इसने पहला सम्मेलन पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ढाका में पहला सम्मेलन हुआ था। तो आपका ये क्वेश्चन चौथे का आंसर सही हो जाएगा। आपके सामने 5वां क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग स्थगित है, मतलब सक्रिय नहीं है। ये बात मैंने आपको कई बार किताब में यूएनओ वाले पार्ट को मैंने बहुत कोशिश अच्छी तरह से बताने की कोशिश की। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना आपको पता 1946 में, आर्थिक सामाजिक परिषद की स्थापना 1946 में हुई। सचिवालय आपको पता है यूएनओ का जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है। अब इसने पूछा है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र, वर्तमान शब्द को इसने डाला है, बाकी ये संयुक्त राष्ट्र संघ कौन सा स्थगित है, मतलब काम नहीं कर रहा है। 1994 के बाद में न्यास परिषद नाम काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब 5वें का आंसर हो गया न्यास परिषद। तो यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ कौन सा स्थगित है, न्यास परिषद है। क्लियर है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है, जो युद्ध प्राकृतिक और आपदा, जैसे आपको मैंने समझाया था कि लोग बाहर से युद्ध या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी वजह से प्राकृतिक आपदा आ जाती है या युद्ध हो जाता है, इनके कारण उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अप्रवासी तो नहीं कहते हैं, घुसपैठिए नहीं कहते हैं, विस्थापित जन नहीं कहते, इसका वह आंसर हो जाएगा आपका
शरणार्थी के रूप में। और शरणार्थियों को आप क्या बताते हैं, शरणार्थी वो लोग होते हैं जो नए उस देश के रहते हैं, नए देश, और भारत में इसको शरण तो दे दी जाती है, जैसे माओवादी हो गए, जैसे बांग्लादेश के शरणार्थी हो गए, इस तरह से। तो शरणार्थी युद्ध, प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण जो स्वदेश छोड़ने पर मजबूर जाते हैं उसको शरणार्थी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखिए आपको अगला क्वेश्चन की ओर ले जा रहा हूं मैं आपको, 7वें क्वेश्चन की ओर ले जा रहा हूं मैं आपको। अब देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको सिर्फ घुमाया गया है और बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। 6 क्वेश्चन हमने हल कर लिए, 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। तो इस चीज को आपको समझना है, मैकडोनल्ड शब्द किस देश को इंगित करता है। तो देखो 6 क्वेश्चन हमने आंसर कर लिए हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो मैकडोनल्डीकरण शब्द किस देश की ओर इंगित कर रहा है, ये शब्द पूछ रहा है। तो आपको पता है पाकिस्तान की तरफ तो नहीं कर रहा है, न भारत की तरफ कर रहा है, न रूस की तरफ कर रहा है, इसमें ए उत्तर हो जाएगा अमेरिका। आपको मैकडोनल्डीकरण, वैश्वीकरण को ही कहते हैं। बिग भाग में 8वां क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, वैश्विक तापवृद्धि। मैंने इतना शानदार क्वेश्चन पढ़ाया था पर्यावरण वाला, वैश्विक तापवृद्धि में मतलब ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस की भूमिका नहीं है। आजकल क्या होता है, क्वेश्चन पूछते नहीं में हाँ कर लेते हैं, तो जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। शांतिपूर्वक पेपर करना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो बहुत बड़ा रोल है, मीथेन का CH4 का है, तो मीथेन को CH4 कहते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन CH जो HCFC बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसमें ऑक्सीजन का नहीं है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है कि वैश्विक तापवृद्धि में ऑक्सीजन का कोई योगदान नहीं है। उसके बाद में बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो 9वें क्वेश्चन की तरफ करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का मैंने बहुत बार आपको टेस्ट में लिया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग में 30 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर फजल अली को बनाया गया था और अध्ययनाथ कुंजरू थे और एम पणिकर थे। इसने पूछा है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, 1953। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, 1953 हो जाएगा। फिर देखो भारतीय जनसंघ, तो जनसंघ मतलब भारतीय जनता पार्टी आगे चलकर तब्दील हो जाती है। तो इसने जनसंघ की स्थापना पूछी है, तो 1949 तो नहीं हो सकता। 49 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। 50 हो नहीं सकता क्योंकि 50 में संविधान लागू हुआ था। इसने पूछा जनसंघ का गठन, तो 1951 में हुआ था दैट, और 1951 में जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जिसने एक देश एक राष्ट्र और एक संस्कृति का नारा दिया था। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 1944 में उद्योगपतियों के समूह ने नियोजन अर्थव्यवस्था चलाने का एक स्वीकृत प्रस्ताव, ये पिछली बार भी आया था। ये क्वेश्चन लगातार 3 सालों से आ रहा है। आप यदि पीछे के पेपर को देखते हो तो उससे भी आधा सफर तय हो जाता है। तो 1944 में उद्योगपति मतलब 8 उद्योगपतियों ने एक अर्थव्यवस्था को चलाने का स्वीकृत प्रस्ताव दिया था और वो था बॉम्बे प्लान। इसका उत्तर हो जाएगा दैट। तो देखो 11 क्वेश्चन एकदम आसान है, जहां कहीं गलत होने की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद में हम 12वें क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। बारहवां क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, विकास के उदारवादी पूंजीवादी। मैंने आपको बताया था विकास के 2 मॉडल थे। जब मैंने तीसरा पार्ट पढ़ाया था नियोजन वाला भारतीय राजनीति किताब में, जो भारत की स्वतंत्र भारतीय राजनीति लगती है, तो इसने पूछा है विकास, तो विकास के 2 मॉडल थे। आपको पता है साम्यवादी और पूंजीवादी। साम्यवादी का नेतृत्व है, आप ये क्वेश्चन जैसे 12वां क्वेश्चन है तो ये पूछ रहा है कि विकास के उदारवादी और पूंजीवादी मॉडल का समर्थक देश, सिर्फ एक देश का नाम पूछा है। तो रूस तो आपको पता है साम्यवादी था। क्या था? साम्यवादी। तो किसने पूछा है पूंजीवादी, तो इसका मतलब उत्तर हो जाएगा स। कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, स इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब विकास के उदारवादी पूंजीवादी मॉडल का समर्थक देश था वो अमेरिका था। उसके बाद में देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार मैंने टेस्ट लिए। 1956 में ब्रिटेन ने, आपने पढ़ा था कि सवेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। बात सवेज नहर की पूछी है, तो 1956 में ब्रिटेन ने सवेज नहर को लेकर किस देश पर आक्रमण किया था, तो इसका उत्तर द हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। तो आपके मतलब भारत नहीं था, यूगोस्लाविया नहीं था, ग्रीक नहीं था, मिस्र था। और सवेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो आपको पता है इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र। फिर है गैर कांग्रेसवाद। मैंने कई बार आपको बताया गैर कांग्रेसवाद की रूपरेखा के कामराज ने नहीं बनाई थी, सी नटराजन अन्नादुरई ने बनाई थी, निजली गप्पा, ये सारे के कामर, सी नटराजन अन्नादुरई, ये आगे आपके क्वेश्चन आएगा। इनकी कांग्रेस सिंडिकेट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसने पूछा गैर कांग्रेसवाद, तो गैर कांग्रेसवाद जो नाम गढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और उठापटक के कारण राम मनोहर लोहिया ने एक शब्द दिया था, उसका नाम था गैर कांग्रेसवाद। तो गैर कांग्रेसवाद का रणनीतिकार था राम मनोहर लोहिया। इसका उत्तर हो जाएगा से। साधारण आसान है। फिर 12 जून
1975 ये भी बहुत बार मैंने टेस्ट लिए हैं। 12 जून 1975 को किस न्यायालय ने, ये न्यायालय देखो थोड़ा सा यहाँ दिमाग का क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के निर्वाचन को, कि मतलब 12 जून 1975 को जो इमरजेंसी की घोषित हुआ था उनके बारे में कौन से उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को अवैध घोषित कर दिया था? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय तो नहीं था, न दिल्ली उच्च न्यायालय था, न गुवाहाटी उच्च न्यायालय था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय था। इसका उत्तर हो जाएगा से। उसके बाद में आगे की क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम, ध्यान से देखना, आगे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे अच्छे क्वेश्चन है, सारे लाडू से क्वेश्चन है एकदम। अब देखिए 1965 से पूर्व की बात पूछ रहे हैं, मतलब आपको पता है जम्मू कश्मीर का संविधान जो 1957 में लागू हुआ था उस समय से पहले की बात पूछ रहा है। 65 से पूर्व, 1965 से पूर्व भारत में किस राज्य के, ये मतलब जम्मू कश्मीर को आपको पता है अनुच्छेद 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। 1965 से पूर्व भारत में किस राज्य के मुखिया का पद नाम प्रधानमंत्री था? अब तो वहां पर मतलब मुख्यमंत्री सीएम के नाम से संबोधित किया जाता है, अतीक वहां के पहले सीएम थे, लेकिन इसने कहा कि 1965 से पूर्व भारत में किस राज्य के मुखिया का पद नाम प्रधानमंत्री था। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है, बाकी मैंने इसका टेस्ट लिया हुआ है, जम्मू कश्मीर उत्तर हो जाएगा आपका इसका। और 5 अगस्त आपको पता है 2019 में 370 को समाप्त कर दिया था मोदी की सरकार में। फिर आपके सामने देखो 75 का क्वेश्चन है, 1975 में सिक्किम का भारत का कौन सा राज्य? थोड़ा सा देखो अंदर जाके क्वेश्चन को पूछा है और मैंने बार-बार टेस्ट भी लिया है कि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। तो इसमें आपको 75 तो मैंने दे दिया, संशोधन मैंने आपको बताया था। इसने करंट पूछा है कि 1975 में सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? 20वां नहीं था, 24वां नहीं था, 18वां नहीं था, 22वां। इसका उत्तर हो जाएगा सही। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत शानदार क्वेश्चन रहे, अच्छे क्वेश्चन रहे हैं और मैं कह रहा हूं बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे। जैसे कई स्टूडेंटों में नाम लेऊं, भावना स्वामी और अनुराधा और मनीषा चौधरी, काफी अच्छे बच्चों के नंबर आएंगे, मेरे को लग रहा है अच्छे प्रदर्शन करके हैं बच्चे। और बहुजन समाज पार्टी ने 1989 में और 1991 में, अब ये बात कर रहे हैं 1989 जब विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार थी, तो इसने बहुजन समाज पार्टी का, और आपको पता है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम ने की थी। तो बहुजन समाज पार्टी 1991 में किस राज्य ने सरकार बनाई? तो उत्तर प्रदेश में सरकार थी इसकी ज्यादातर। तो आपको ये ध्यान में रखना है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना स्वर्गीय काशीराम ने की थी और इसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तो इसने सन उठा के पूछा 89 में किस राज्य में सरकार बनाई थी? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, तो द इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम, आपके सामने स्क्रीन सामने अच्छे से लाडू से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आ रहे हैं देखो रिक्त स्थान के क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने रिक्त स्थान की पूर्ति करे, 1 से 6 क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन दिए हुए। देखो 1949 में माओ का आपको पता है चीन में शासन था, वो एकदम आसान क्वेश्चन है, मेरे लग रहा है कि होशियार बच्चों ने इस क्वेश्चन को शायद ही गलत किया है, समझ के किया है। 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में, तो आपको पता है चीन और रूस में एक ही पार्टी का शासन था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पर खाली स्थान में आपको पता है रिक्त स्थान आ जाएगा साम्यवादी। कौन सी सरकार आ जाएगी? साम्यवादी। तो 1 नंबर यहाँ को आपको मिल जाएगा। उसके बाद में शानदार क्वेश्चन है, 1949 में माओ के चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। रासायनिक हथियार सम्मेलन हस्ताक्षर हुए थे, ये पूछना चाह रहा है कि रासायनिक हथियार सम्मेलन हस्ताक्षर कब हुए थे? तो आपको पता है 1992 रासायनिक संधि हुई थी, उस पर हथियार हस्ताक्षर हुए थे। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक, मैंने आपको बताया था पहली और चौथी, 2 क्वेश्चन तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने शायद एटीएस टेस्ट में भी दिया था ये क्वेश्चन, जैसे प्री बोर्ड हुए थे उनमें। तो वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में आपको पता है ब्राजील में आयोजित हुई थी, और 2004 में वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक आपको पता है बम्बई में हुई थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन उठकर निकल जाता है। तो वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राजील में, इसने पूछा वर्ल्ड सोशल पहली बैठक, तो 2001 में ब्राजील में आयोजित हो गई और 2004 में मुंबई में आयोजित हुई। तो हम व्याख्या के द्वारा इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद अधिकांश रजवाड़ों ने भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तावेज हस्ताक्षर किए, तो इस खाली स्थान में आ जाएगा विलय पत्र। विलय पत्र पर इन्होंने क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन में बहुत बार टेस्टों में, प्री बोर्ड में बहुत बार मैंने आपको याद रखा है कि पहला गुट निरपेक्ष। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आपको पता है बेलग्रेड, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बेलग्रेड यूगोस्लाविया
सलाविया में आयोजित हुआ था, जिसमें आपको पता है 25 देशों ने क्या लिया था, भाग लिया था। ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको जगह पूछी है कि कहां हुआ, तो आपको पता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित हुआ, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था। क्लियर है। उसके बाद में मंडल आयोग का अध्यक्ष पूछा है, मैंने आपको बताया मंडल आयोग ओबीसी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे काका कालेलकर, और मंडल आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल। कौन थे? वीपी मंडल। अब ये छोटे क्वेश्चन तो सारे आपके रिक्त स्थान और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट होने चाहिए। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, तो हम कह सकते हैं ये आपके रिक्त स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद में आगे की तरफ चलते हैं, अति लोगात्मक क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में भी बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, देखिए अब तीसरा अति लोगात्मक क्वेश्चन है आपके, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब देखो हम एमसी क्वेश्चन किए हैं, रिक्त स्थान के, कहीं गलत होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मेरे साइड में बच्चों ने अच्छे पेपर करके आए हैं और काफी मेहनत की है, और सर का भी बहुत बड़ा रोल है, जो प्री बोर्ड और जो आदर्श है तो मुमकिन है, सीधी सी बात है, यहाँ पर बहुत अच्छी मेहनत की जाती है अच्छे। तो आप देखो एक नंबर का क्वेश्चन, आसियान शैली क्या है? तो आपको पता है आसियान एक दक्षिणी पूर्व एशियाई देश के नाम से जाना जाता है, और ये 11 देशों का समूह है। पहले जब आसियान की स्थापना हुई थी, ये भी चीजें रखना है, उस समय 5 देश थे। तो आसियान शैली पूछिए, तो आसियान अनौपचारिक टकराव रीतिक शैली है, और ये तनाव मतलब एक सहयोगात्मक नीति रखता है। और आसियान 11 देशों का एक समूह है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, 1967 को। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। आसियान शैली पूछिए तो अनौपचारिक टकराव रहित एक सहयोगात्मक नीति, उसको आसियान शैली कहते हैं। 11 समूह के देशों ने मिलाकर जो नीति अपनाई, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में दक्षिण एशियाई पद में सम्मिलित, मैंने कई बार बच्चों को, लड़कों दोनों को बताया कि दक्षिण एशिया में कुल 8 देश आते हैं। वैसे आपके बुक में 7 है, एक 8वां अफगानिस्तान बाद में जुड़ा था। तो दक्षिण पदीय सम्मेलन में जैसे एक तो भारत करता हूं मैं, इसका क्वेश्चन देखो, दक्षिण एशिया पद में सम्मिलित, जिसको सार्क बोलते हैं। आपने मैंने कई बार बताया सार्क, तो सार्क में साउथ एशियन एसोसिएशन कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी, पहला सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ, तो इसका मुख्यालय नेपाल का है। तो दक्षिण एशिया में सम्मिलित 4 देश के नाम पूछे, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका ले लो, आपकी मर्जी हो ले लो, और भी ले सकते हो, श्रीलंका, मालदीव। आपको पूछे कितने हैं? 4। इसमें और भी सारे ले सकते हैं, पाकिस्तान भी ले सकते हैं। तो आपको 4 पूछे, 4 नंबर, आपको नंबर 1 मिल जाता है, इसका टर्न चला जाता आपके भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, और भी है। उसके बाद में ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, बहुत बार यूएनओ की जब स्थापना हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की क्या हुई थी स्थापना। उस समय में आपको पता है 51 देश थे, 51 पोलैंड था। 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड बना, और भारत 30 अक्टूबर 1945 को इसका सदस्य बना। तो हम कह सकते हैं, इसने 1 नंबर का पूछा है यूएनओ की स्थापना, तो 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? यूएनओ दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? यूएनओ दिवस। तो इसका उत्तर ये हो जाता। अब देखो, ये भी मैंने आपको कहा था मानवाधिकार का क्वेश्चन आएगा, इसने 1 नंबर का पूछ लिया। मानवाधिकारों की कितनी कोटियों में विभाजित किया है? 3 कोटियों में। तो आपको यहाँ पर उत्तर सीधा मिलता कि 3 कोटियों में। अब अगला, आप यदि इसको थोड़ा और बढ़िया लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्होंने 3 कोटियां पूछी। कितनी कोटियां? 3 कोटियां। राजनीतिक कोटि, सामाजिक आर्थिक कोटि, औपनिवेशिकृत कोटि। तो आपका उत्तर सिर्फ उत्तर 3 पूछा है, 3 उत्तर हो जाता। आप उसकी और करना चाहते हैं तो और हो जाता, लेकिन इसकी 3 कोटियां, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और औपनिवेशिकृत। अब देखो पृथ्वी सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया? तो पृथ्वी सम्मेलन में 170 देशों ने भाग लिया, और 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और आपको पता है ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था। वैश्वीकरण का अर्थ बताएं, तो वैश्वीकरण का अर्थ है पूंजी प्रवाह, संचार प्रवाह, इनको एक तंत्र में जोड़ना, एक या एक से अधिक देशों में तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको वैश्वीकरण कहते हैं। उसके बाद में वैश्वीकरण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी? 2 कारक बताने हैं। तो आपको पता है, एक तो प्रौद्योगिकी, बहुत शानदार कारक है, पहला कारक प्रौद्योगिकी, दूसरा संचार एवं तकनीकी। तो ये 2 कारक है जो वैश्वीकरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो वैश्वीकरण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी? 2 कारक बताने, प्रौद्योगिकी हो जाएगा, संचार तकनीकी और संचार प्रौद्योगिकी हो जाएगा। उसके बाद में 2000 में मैंने कई बार बताया, मेरे को राज्य पुनर्गठन आयोग वाला जो पार्ट है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, वहां से 3 क्वेश्चन राज्यों का एक डायग्राम बना हुआ था, उसमें से क्वेश्चन उठाए 2000 में पूछे। तो 2000 में भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी,
तो 2012 में कौन से 3 राज्य, तो आपका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ये तीनों राज्य आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बने थे। तो इसका सन 2012 में कौन से 3 राज्य बने? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो ये हमारे अति लुभात्मक क्वेश्चन हुए। एक ही क्वेश्चन मेरे साइड में आपका गलत नहीं होना चाहिए। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, देखो बहुत आसान पेपर आया, बहुत आसान पेपर, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अच्छे बच्चों ने अच्छे बढ़िया लीड हासिल की है। अभी देखिए इसमें क्वेश्चन और भी आ रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो 1957 में मैंने कल ही परसों जैसे एक शनिवार को क्लास लगाई थी, उसमें भी मैंने चर्चा की थी कि 1957 में केरल में किस दल की अगुवाई में पार्टी का नाम पूछा है। तो गठबंधन सरकार बनी, तो आपको पता है यहाँ पर कम्युनिस्ट कह दो या साम्यवादी, तो हम कह सकते हैं साम्यवादी पार्टी की सरकार बनी या कम्युनिस्ट पार्टी की क्या बनी थी, सरकार बनी थी। तो ये आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है 1957 में केरल में किस दल के अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी, तो हम कह सकते हैं साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी। और जब आपको पता है 57 की बात आ रही है, तो 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। 1952 में पहले आम चुनाव में कांग्रेस 364 सीटों से चुनाव जीती थी, और 52 में जो पहला चुनाव हुआ था उस समय में कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। और यहाँ पर 1957 में केरल में आपको पता है 128 सीटों में 28 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई। तो इसने 57 पूछा है, तो इसका मतलब उत्तर साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगी। शिमला समझौता, मैंने कई दफा बोला था कि शिमला और ताशकंद में से क्वेश्चन उठाएंगे एग्जामिनर, और उठा लिया। शिमला समझौता आपको ध्यान में रखना है 3 जुलाई 1972 को हुआ था। 3 जुलाई 1972 में हुआ था। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था, भारत और पाक। इसने पूछा शिमला समझौता कब किन किन के मध्य हुआ, तो एक तरफ तो भारत हो जाएगा और एक तरफ आपको पता है पाक हो जाएगा। तो शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को भारत और पाक के बीच हुआ, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। तो ये शिमला समझौता हो गया। कर्पूरी ठाकुर, मैंने आपको बताया कर्पूरी ठाकुर को पिछली बार 2024 और 25 में भारत रत्न से नवाजा गया था। तो कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री? एकदम आसान क्वेश्चन है, और मैंने आपको बोला था मैं कि कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम थे। किसके थे? बिहार के सीएम रहे। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना, अभी मैंने बोला सिंडिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका, सिंडिकेट के 2 नेताओं ने नाम पूछे हैं। तो एक कामराज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, के कामराज, और एक निजलीगप्पा ले लो, और पश्चिम बंगाल अतुल्य घोष ले लो। तो के कामराज और निजलीगप्पा, तो कर्नाटक के थे निजलीगप्पा। तो ये सारे क्या थे? आंध्र प्रदेश के नीलम संजीव रेड्डी। ये सारे इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका। तो सिंडिकेट का मतलब होता है कदावर कांग्रेस में प्रधान इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो के कामराज, निजलीगप्पा, अतुल्य घोष, आंध्र प्रदेश से नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब हम खंड ब की तरफ बढ़ते हैं। तो ब भी बहुत आसान क्वेश्चन है, उसके बाद में आगे चलते हैं हम ब खंड की तरफ। देखो ब भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए ब की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अतिलुभात्मक सब पढ़े हैं एक एक नंबर के। अब 2 नंबर के खंड ब की तरफ जाता हूं। देखो बहुत ये भी आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर के। सबसे पहले सोवियत संघ के विघटन के 2 परिणाम बताइए। तो सोवियत संघ के विघटन के 2 परिणाम, एक तो सोवियत संघ का मतलब पतन हो गया था, क्योंकि इसमें सोवियत संघ के पतन का कारण दोनों के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, तो सबसे पहला इसका पतन हो जाएगा कि सोवियत संघ का पतन हो गया। क्या हो गया? सोवियत संघ का इसके कारण पतन हो गया था। और पतन होने का कारण एक ही था कि उन्होंने मिखाइल गोर्बाचोव ने अचानक परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए सोवियत संघ का पतन हो गया। दूसरा इसका कारण था कि एक ध्रुव बचा, सोवियत संघ पतन की तरफ गया, अमेरिका बचा, और इन्होंने फालतू के अन्य संसाधनों पर खर्च कर दिए थे, जिसके कारण सोवियत संघ के पतन की ओर ले गए थे। तो इसमें एक तो अमेरिका शक्तिशाली, एक ध्रुवीय बचा, सिर्फ कौन सा बचा? एक ध्रुवीय देश बचा, और वो बचा अमेरिका। तो इसके 2 कारण बताने थे, 2 कारण एकदम आसान से हो जाएगा। दूसरा 5वां क्वेश्चन है इसका, भारत और सोवियत संघ के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को विवेचना कीजिए। अब देखो मैंने आपको बताया भारत और सोवियत संघ के संबंध प्राचीन काल से अच्छे आ रहे हैं, अच्छे संबंध आ रहे हैं। इसलिए सांस्कृतिक संबंध, जैसे आर्थिक संबंध दिए, मैंने राजनीतिक संबंध बताए थे। आपको पूछा सांस्कृतिक संबंध, तो हम कहते हैं भारत और सोवियत संघ के बीच में सांस्कृतिक संबंध अच्छे थे, क्योंकि भारत के संस्कृति आज विदेशों में फैल रही है। राज कपूर के गाने आज सोवियत संघ में गाए जा रहे हैं, और भारत के मतलब एक दूसरे देशों के जो लोग हैं, हमारे राजनीतिक लोग हैं, वो एक दूसरे देश से यात्रा करते हैं, जिससे संस्कृति वहाँ प्रदान हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं भारत और सोवियत संघ के सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छे हैं।
तीसरा आपके मतानुसार भारत और बांग्लादेश, जब आपके मतानुसार इसको घुमाया क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद के कौन से मुद्दे हैं। तो छठा क्वेश्चन का दो मुद्दे बताने हैं, एक तो चकमा शरणार्थियों की समस्या, शरणार्थियों की समस्या, एक तो ये हो जाएगी। दूसरी आपको मैंने बता रखी है बहुत शानदार तरीके से, तो बांग्लादेश और मध्य विवाद का मुद्दा चकमा शरणार्थी हो गई। दूसरी इसकी समस्या ये हो गई कि छात्र आंदोलन, पीछे छात्र आंदोलन हुआ था, आपको पता भारत और बांग्लादेश के संबंध में, ये भी एक समस्या है। दूसरा शरणार्थियों की समस्या, ये भी एक हमारे सामने मुद्दा है। तीसरा शरणार्थियों की समस्या, तो ये सारी, और एक गंगा, भारत में गंगा नदी का जो था, भारत और बांग्लादेश बीच में गंगा नदी को लेकर, तो एक गंगा समझौता भी हो जाएगा इसमें, गंगा नदी को लेकर, या फरका जिसको बोलते हैं, फरका समझौता। तो फरका समझौता, ये दो पूछे हैं, मैंने आपको 3-4 बता दिए। तो छठे आपके अंदर भारत और बांग्लादेश के चकमा शरणार्थियों की समस्या, छात्र आंदोलन और गंगा नदी या फरका समझौता, इसके बीच में विवादीय कारण। फिर आपको पूछ रहे हैं भारत और नेपाल के मधुर संबंध, तो हम कह सकते हैं भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे संबंध रहे हैं प्राचीन काल से, और भारत भी एक हिंदू राष्ट्र, नेपाल भी एक हिंदू राष्ट्र, लेकिन भारत और नेपाल के बीच में जब वहां पर 1990 में लोकतंत्र स्थापित हुए, तो लोकतंत्र के लिए लहरें चली, और आपको पता है 3 बार वहां पर 90 में, उसके बाद में 2002 में ज्ञानेंद्र वीरेंद्र एक दूसरे राजा को कत्लेआम हत्या कर दी गई, लेकिन उसके बाद में 2008 में वहां पर नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हो गया था। आज वर्तमान में नेपाल में 2015 के बाद में नेपाल का संविधान लागू हो गया था, लेकिन आज हमारे भारत और नेपाल के संबंध आज भी अच्छे हैं, अच्छे संबंध रहेंगे, हम ये आशा करते हैं। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में आतंकवाद का प्रमुख खतरा है। आतंकवाद के बारे में बताना है, तो हम कहते हैं कि पारंपरिक धारणा में आतंकवाद, आपको पता है महामारियां, जो जैसे एड्स बीमारियां थी, या और भी बहुत सारे, कोरोना आया था, तो इसमें आतंकवाद एक बहुत बड़ी भयानक बीमारी थी। पीछे भी पहलगाम हमला हुआ था, वो भी एक आतंकवाद का उदाहरण था, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और लश्कर ए तोयबा ने 26/11/2001 में उन्होंने पेंटागन के ऊपर हमला किया था, इसलिए हम कह सकते हैं भारत में आतंकवाद एक प्रमुख खतरा है। इस आतंकवाद को हम जड़ से समाप्त करेंगे, लेकिन एक दूसरे देश मिलकर इस बीमारी को समाप्त कर देंगे, इसलिए हम कह सकते हैं आतंकवाद इसका खतरा है। वैश्वीकरण के कारण वस्तु और पूंजी की तुलना में लोगों का प्रवाह कम हुआ है, तो हम कहेंगे वैश्वीकरण आवागमन की प्रतिक्रिया है। वैश्वीकरण के कारण व्यापार में वृद्धि हो रही है, वैश्वीकरण के कारण एक दूसरे देशों की यात्राएं कर रहे हैं, और व्यापार में जीडीपी में वृद्धि हो रही है। तो इसके 2 कारण बताने हैं, और 2 कारण ये आराम से हो जाएंगे। तो 9 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। उसके बाद में देखो 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में देखिए आप, उसके बाद में 8 क्वेश्चन तक कर लिया, वैश्वीकरण कर लिया मैंने। 10वां, हैदराबाद में भारत विलय की कौन सी समस्या है। आपको पता है जब 1948 की आती है, तो 1947 में 48 में जब देशी रियासतों का एकीकरण किया गया था, तो 562 देशी रियासतें थी। 562 देशी रियासतों में, उसमें 565 रियासतें आगे चले में थी, लेकिन हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, ये पटेल को बहुत ही समस्या पैदा कर दी थी। तो हैदराबाद के बारे में पूछा है, तो आपको पता है हैदराबाद के शासकों को निजाम कहा जाता था। हैदराबाद को बाद में ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था, और हैदराबाद के शासक निजाम रहते थे, और हैदराबाद एक सबसे बड़ी रियासत थी जहां पर सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर क्या हुआ था, चुनाव। या हम ऐसे कह सकते हैं हैदराबाद में निजामों का शासन था, यहाँ पर मतलब बहुत सारे शासक आए थे, निजामों ने अटैक किया, और ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को हमने मिला लिया था। और हैदराबाद में आज भी मुस्लिम प्रांत एक क्षेत्र है, सबसे बड़ी रियासत है ये, तो इसको तो हैदराबाद करना। मतपत्र और इलेक्ट्रॉन वोटिंग, अब देखो इसमें बहुत शानदार है कि इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन मतदान कराने आप किससे श्रेष्ठ मानते हो, क्योंकि पहले देखो मत बैठे, इसमें 2 पॉइंट लिखने हैं। मतपत्र के द्वारा होता था, मतपत्र के द्वारा जब पहला आम चुनाव और दूसरा आम चुनाव 52 और 57 के जो चुनाव होते थे वो मतपत्र के द्वारा होते थे, और उसके बाद में मतपेटियों के द्वारा होने लगे थे। और 1990 के बाद में इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन मतदान करने में हम श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि 1990 के बाद में 90 के दशक में पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग होने लग गया, और 2004 में संपूर्ण भारत में इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन का प्रयोग होने लग गया, जिससे उम्मीदवार होता था उसका उसके आगे बटन लगा होता था, उस पर हम वोटिंग कर देते थे। तो हम इसको सर्वश्रेष्ठ हम इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन को मानते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भारत और चीन के मध्य में 1962 में युद्ध के 2 कारण, तो एक तो सबसे पहले हमने दलाई लामा को शरण दे दी, दलाई लामा को क्या दे दी, शरण दे दी, जिसके कारण चीन ने हमें अटैक कर दिया। दूसरा अक्साई चीन जिसे नेफा अक्साई चीन को लेकर विवाद हुआ। तीसरा हम कह सकते हैं
तिब्बतियों की समस्या, ये भी एक हमारे लिए समस्या हो गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं भारत और चीन के मध्य में 1962 में युद्ध के 3 कारण है, वैसे 2 कारण हो जाएंगे इसमें मोस्टली। अब दल बदल से आप क्या समझते हो? मैंने आपको बताया था दल बदल मतलब एक व्यक्ति, एक उम्मीदवार एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है। तो जैसे मैं 52वां संविधान संशोधन हुआ था, मैंने आपको समझाया था 1985 में हुआ था, राजीव गांधी के टाइम में 52वां संविधान संशोधन। तो एक उम्मीदवार एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे अपने आने वाले चुनाव में मतलब टिकट गंवानी पड़ती है। लेकिन 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जब राजीव गांधी की सरकार थी इसको पार किया, फिर भी लोग क्या करते थे, उम्मीदवार पार्टी चेंज करते थे। उसके बाद में 51वां संविधान संशोधन हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, तो इस दल बदल को और कठोर बना दिया। तो दल बदल का एक उदाहरण भी था आया राम गया राम। वहां पर 1967 में हरियाणा के विधायक ने पार्टी चेंज की थी तो उसके ऊपर एक मुहावरा प्रसिद्ध हो गया, आया राम गया राम। तो यहाँ पर एकदम साधारण सा क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे। उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सी सेक्शन में। तो आपको पता है ये बड़े क्वेश्चन की तरफ है, इस पर थोड़ा विशेष आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दीर्घ लघुत्मक क्वेश्चन है, एकदम आसान है। मैंने यूरोपीय संघ और आसियान दोनों दे दिए, मैंने आपको बोला था यूरोपीय संघ में और आसियान में क्वेश्चन आना है और दोनों ही क्वेश्चन दे दिए। देखो आपको दोनों ही आ रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे पहले आपके मतानुसार ये यूरोपीय संघ के बारे में पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले यूरोपीय संघ के बारे में बताना है आपको कि यूरोपीय संघ क्या है। तो आपको मैंने बताया था 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945, तो यूरोप की अर्थव्यवस्था एकदम छिन्न भिन्न हो गई थी। उसको पटरी पर लाने के लिए मार्शल ने एक प्लान दिया था 1945 में, जिसको बॉम्बे मार्शल प्लान कहा जाता है। तो 1945 में यूरोप की अर्थव्यवस्था को एकत्रित करने के लिए मार्शल ने योजना दी, 1945 मार्शल प्लान योजना दी। उसके बाद में 1948 में यूरोपीय संघ एक परिषद की स्थापना हुई, 1949 में राजनीतिक परिषद की स्थापना हुई। उसके बाद में यूरोपियन 1957 में, इसकी घटनाक्रम से हम समझ सकते हैं, 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ और उसके बाद में फरवरी 1992 में हमें यूरोपीय संघ अस्तित्व में आ गया। और यूरोपीय संघ आपको पता है एक 27 देश है, 2016 में इसको ब्रिटेन को बाहर निकाल दिया था और उसको क्रोएशिया को एक शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था आगे यूरोपीय संघ को। और 2016 तक यूरोपीय संघ अमेरिका से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, 27 इसके देश है, इसके झंडा राष्ट्रगान यूरो इसकी मुद्रा है। इसलिए हम कह सकते हैं यूरोपीय संघ एक राष्ट्रीय राज्य की तरह काम किया और आने वाले समय में अमेरिका को भी डर था कि यूरोपीय संघ आगे बढ़ेगा, खतरा था यूरोपीय संघ से। उसके बाद में आपको इन दोनों में से ही करना था, आसियान कर दो बोले। उसके बाद में भारत में 15 में ऊपर वाला करते हो खनिजों का, जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी खनिजों से संबंधित, जहां पर वहां पर मतलब खनिज लोग निकाल रहे थे उसको लिए। या यदि आप ये 52 वन प्रांतर करते हो, जैसे हमारे मेघालय में लिंगदो के नाम से जानते हैं, राजस्थान में इसको ओरण कहते हैं, तो किस तरह से भारत में 5 प्रांत की अवधारणा को विश्लेषण करोगे। हर राज्य के भारत में राजस्थान में जब हम प्रवेश करते हैं तो ओरण होती है, हम पेड़ पौधों को सुरक्षित रखते हैं, वहां पेड़ पौधों को काटते नहीं है। ये विश्व साझी संपदा के उदाहरण है। 15 क्वेश्चन यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो नियोजन में कैरल मॉडल कर दो या योजनाएं कर दो। मैंने आपको बताया था नियोजन में कैरल मॉडल क्या था। नियोजन में कैरल मॉडल यह था कि वहां की शिक्षा, वहां पर स्वास्थ्य, वहां की मृत्यु दर, शिशु दर, इनको मजबूत बनाने के लिए केरल ने एक मॉडल अपनाया था। और 1987 से 1991 में केरल में एक नव लोकतांत्रिक मॉडल अपनाया गया था, जिसमें केरल के आगो एक अच्छा शिक्षा, स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा में केरल सबसे आगे थे। इसलिए योजना में केरल मॉडल आपका वो लगे तो ये योजना। तो योजना आयोग की स्थापना मैंने आपको 3 नंबर का नोट्स के रूप में लिखाया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। ये एक सलाहकारी संस्था थी, एक परामर्शकारी संस्था थी। इसका संविधान में उल्लेख नहीं था। इसके 3 कार्य स्त्री और पुरुषों को आजीविका के समान अवसर देना, खनिजों में या उनके समान वितरण में, किसी भौतिक बंटवारे में किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, ये सारे योजना के कार्यक्रम। गोवा की मुक्ति मैंने आपको लगाया था कि गोवा भारत का आपको पता है 25वां राज्य था और गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। 1961 में हमने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया था। उसके बाद में 87 में गोवा और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, पुर्तगाल अधीन था। यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार हुआ था। तो इसलिए ये थ्योरिकल मैंने आपको नोट्स के रूप में लिखा रखा है। उसके बाद में मैं चलता हूँ 18वें क्वेश्चन की ओर। तो आपको ये कोई आसान हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है।
उसके बाद में देखो खंड द आ रहा है, एकदम आपको बहुत मोस्टली क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं आपके। उसके बाद में देखिए आप, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, 1974 में 4 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम अच्छी तरह से करा रखा था कि गुजरात में हुए निम्न आंदोलन। अब देखो टिप्पणी के रूप में पूछा है, गुजरात आंदोलन पूछा और बिहार आंदोलन। आपको पता है गुजरात आंदोलन और बिहार आंदोलन, तो बिहार आंदोलन और गुजरात आंदोलन दोनों का जयप्रकाश नारायण ने किया था। गुजरात में आंदोलन करने का पीछे कारण यह था कि मार्च छात्र आंदोलन था 1974 में, वहां पर खाद्य भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, वहां पर खाद्य कीमतों की मांगे बढ़ा दी गई थी। बिहार आंदोलन भी ऐसा ही था कि भारी भ्रष्टाचार हो रहा था, वहां पर इंदिरा गांधी ने गलत इस्तेमाल किया था, अनैतिक व्यवहार किए थे, मतलब इस तरह से उनके लिए गुजरात और बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और दोनों का, बिहार आंदोलन जयप्रकाश नारायण, गुजरात आंदोलन, इन सभी लोगों ने मिलकर एक आंदोलन, ये राज्य तक ही सीमित नहीं रहा, ये पूरे भारत में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया था। अनैतिक भ्रष्टाचार, अनैतिकता, कीमतों में भारी भ्रष्टाचार के कारण यह आंदोलन। दोनों में टिप्पणी लिखनी थी, 2-2 नंबर की थी, बहुत आसान क्वेश्चन था। आपातकाल के बाद में 1977 वाला ये कर दो भलाई। आपको पता है यहाँ पर इंदिरा गांधी की लोकप्रियता घट गई थी 1977 में। आपको पता है मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई की सरकार में आने का कारण यही था कि यहाँ पर इंदिरा गांधी लोकप्रियता घट गई थी। दूसरी बात, जनता पार्टी का उस समय में गठन हो गया था, इंदिरा गांधी लोकप्रियता घटी। और यहाँ पर जयप्रकाश नारायण का व्यक्तित्व बहुत जबरदस्त था। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण का व्यक्तित्व भी बहुत शानदार बढ़ा, जिसके कारण 1977 में मोरारजी देसाई जनता पार्टी से सरकार बना पाए। तो इनमें से जनता पार्टी की सरकार का गठन लिखना था। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, 1989 के बाद महत्वपूर्ण मुस्लिम अधिकार दलों के बीच व्यापक सहमति। इसके क्वेश्चन है क्षेत्रीय दलों की बढ़ गई भूमिका। आपको पता है सबसे पहले ये भी लिख सकते क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका। तो क्षेत्रीय दलों की यहाँ पर भूमिका बढ़ गई थी, क्योंकि 1989 के बाद में 89 के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व ही समाप्त हो गया था। यहाँ पर विश्वनाथ प्रताप सिंह जब सरकार बनाई थी तो क्षेत्रीय दलों का भी बढ़ता महत्व है। 1989 में कांग्रेस का यहाँ पर प्रभुत्व समाप्त हो गया। तीसरा, यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों ने सरकार बनाई, मिलीजुली सरकारें बनाई। 1989 में गठबंधनी सरकारें हो गई थी। तो इसमें 3-4 बिंदु लिखने थे, निष्कर्ष लिख के आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे देता। तो इस तरह से क्वेश्चन, मतलब मेरे को जहां तक मूल्यांकन किया है 90 के दशक गठबंधन की राजनीति ले लो, तो यहाँ पर आपको पता है गठबंधन की जब राजनीति हुई थी तो यहाँ पर अच्छी तरह से बिंदु है कि यहाँ पर 1989 में वाम मोर्चा से सरकार बनी, और 1998 में आपको पता है एनडीए की सरकारें का गठबंधन, मिलीजुली सरकारें बनी। और 2004 में यूपी की सरकारें बनी, जहां सोनिया गांधी ने नेतृत्व किया संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। यहाँ पर 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यहाँ पर यूपी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इन पार्टियों ने उसके बाद में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, और कांग्रेस का पूर्ण रूप से प्रभुत्व समाप्त हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं। तो एकदम साधारण क्वेश्चन था। अब विश्व के मानचित्र में श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, बांग्लादेश, इतना कोई हार्ड नहीं था, आसान पेपर था। तो बहुत शानदार पेपर गया आपका, मैं इसके लिए आपको भावी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अच्छा रिजल्ट आएगा, मेरिट में आपका स्थान बने, और आदर्श है तो मुमकिन है। और एडमिशन प्रोसेस शुरू है, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराएं और अच्छे अनुभव का लाभ उठाएं। थैंक यू।